नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद की प्रवृत्तियां व विशेषताएं व अन्य काव्य धाराएं। तो इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था छायावाद शब्द का अर्थ, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के संबंध में विभिन्न आचार्यों के मत, उनकी परिभाषित शब्दावली, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद की परिस्थितियाँ और छायावाद के बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, छायावाद के प्रमुख कवि जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी आदि का साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा था। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ व अन्य काव्य धाराएं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है छायावाद की विशेषताएं लिखिए, और यदि प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद की प्रवृत्तियां लिखिए तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। छायावाद की विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे छायावाद की विशेषताएं और छायावाद के संबंध में अन्य काव्य धाराएं। सबसे पहले देखते हैं छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। सबसे प्रमुख विशेषता जो है छायावाद की है वो है स्वानुभूति की प्रधानता, जिसे कि आत्मानुभूति भी कहा जाता है। छायावादी काव्य में कवि ने अपनी स्वयं की अनुभूति को, अपनी आत्मानुभूति को महत्व देते हुए, उसे प्रमुख स्थान पर रखते हुए उसकी प्रधानता इनके काव्य में नजर आती है। इनका काव्य स्वयं अनुभूति का, आत्मानुभूति का काव्य है। इन्होंने अपने काव्य में अपने व्यक्तिगत भावों को, व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया है। व्यक्तिकता का काव्य है छायावादी काव्य। इसके साथ ही दूसरी विशेषता है कल्पना की प्रधानता। छायावादी काव्य में कल्पना अत्यंत मात्रा में मिलती है, अत्यंत रूप में देखने को मिलती है। तो कल्पना के प्रधानता छायावादी काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है। तीसरी विशेषता है रहस्यवाद। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति सामने आई। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण बहुत अधिक मिला है। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति का मानवीय चित्रण प्रकृति चित्रण के अंतर्गत आता है। विरहानुभूति की प्रधानता। छायावादी काव्य में विरह की अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए विरहानुभूति की प्रधानता नजर आती है। और महादेवी वर्मा का काव्य विरहानुभूति के संबंध में अत्यंत प्रभावशाली है और उनका काव्य विरहानुभूति से भरा हुआ है। उसके बाद है सौंदर्य निरूपण। छायावादी कवियों की ये भी एक विशेषता है जिसमें इन्होंने सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है छायावादी काव्य में। राष्ट्रीयता की भावना है। मानवतावादी भाव, मानवीय विचारधारा है। श्रृंगार भावना, सौंदर्य चित्रण के साथ साथ श्रृंगारिकता भी इसमें नजर आई। ये तो था छायावादी काव्य का भाव पक्ष, जिसके अंतर्गत स्वानुभूति, आत्मानुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, कल्पना, राष्ट्रीय चेतना, सौंदर्य, श्रृंगार, मानवतावादी विचार हमें देखने को मिले। और कला पक्ष के अंतर्गत देखें तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, जिसके अंतर्गत भाषा ऐसी है जिसमें बिंबात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी है, प्रतीकात्मकता भी नजर आती है। भाषा का रूप जो है शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें कि बिंबात्मकता, चित्रात्मकता और प्रतीकात्मा है। छंद के रूप में देखें तो छायावादी काव्य का जो छंद है वो मुक्त छंद है और निराला को मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है। काव्य रूप है प्रबंध और मुक्तक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक आदि, और श्रव्य के अंतर्गत जो काव्य हम सुनते हैं। तो श्रव्य काव्य हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो श्रव्य काव्य, और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक। और इसी के अंतर्गत श्रव्य काव्य में देखें तो काव्य हिंदी में जो काव्य है दो प्रकार का है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कथा चलती है, और मुक्तक के अंतर्गत कथा न होते हुए एक जो है अलग अलग पद सामने आते हैं। जैसे कि रामचरितमानस है तो उसमें राम के जीवन की कथा है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। और जबकि सूरदास का सूरसागर है, उसमें कृष्ण के जीवन की कोई कथा नहीं मिलती, अलग अलग प्रसंगों के पद हैं, तो इसलिए वो
मुक्तक काव्य के रूप में आता है। तो काव्य रूप जो छायावाद में है, प्रबंध और मुक्तक दोनों नजर आए। अलंकार में परंपरागत और स्वाभाविक प्रयोग है अलंकारों का। ये थी छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने भाव पक्ष की विशेषताएं भी देखी और कला पक्ष की भी। इसके बाद हम देखते हैं छायावाद की सीमाएं या कमियां। हर काव्य अपने साथ कुछ विशेषताएं लेके आता है और साथ ही कुछ उसके अंतर्गत कमियां होती है, क्योंकि संपूर्णता किसी में भी नहीं होती। इसी तरह से छायावाद में भी कुछ कमियां नजर आई, कुछ सीमाएं दिखाई दी। तो वो इस प्रकार से है। सबसे बड़ी छायावाद की जो कमी है वो है अति कल्पनावादी। छायावादी जो कवि और उनका काव्य था, उनमें वास्तविकता ना होकर वो कल्पना से भरा हुआ काव्य था, जो इसकी एक कमी भी कहलाई। तो इसमें एक सीमा है इसकी छायावाद की कमी है अति कल्पनावादी काव्य। पलायनवादी काव्य, जैसे कि पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों में कवि जो है इस संसार से, इस समाज से पलायन करने की प्रवृत्ति को दिखाते हुए कहता है कि मुझे इस संसार से दूर ले चल। तो यहाँ पर पलायनवादिता है, संसार की समस्याओं से दूर भागने की प्रवृत्ति यहाँ नजर आई है। तो पलायनवादी काव्य छायावाद की कमी है। सीमित विषय परिधि, विषय परिधि जो है व्यक्तिगता, क्योंकि यह काव्य आत्मानुभूति स्वानुभूति का काव्य है, केवल एक की ही कवि की ही अनुभूति तक सीमित रह गया, इसलिए इसमें विषय परिधि जो है सीमित रूप में नजर आई। अति रहस्यवाद भी इस काव्य की कमी के रूप में आता है, सीमा है इसकी। सामाजिकता की अवहेलना, सामाजिक पक्ष का इसमें कम ध्यान दिया गया, क्योंकि यह काव्य आत्मानुभूति व्यक्तिगता का काव्य रहा, तो इसमें सामाजिकता की अवहेलना है, सामाजिकता की उल्लेखना की गई है। भाषा का लाक्षणिक रूप है। इससे पहले जो द्विवेदी युगीन काव्य था, उसमें भाषा में इतिवृत्तात्मकता थी और अमिथामूलक भाषा थी। तो अमिथामूलक भाषा सीधी और बिल्कुल सपाट सरल भाषा थी, जिसके कारण वो पाठक को समझने में बहुत ही सहज थी। जबकि छायावाद युगीन जो काव्य है, उसकी भाषा लाक्षणिकता ही लिए हुए है, जिसका अर्थ पाठक को निकालने में थोड़ा सा जो है परेशानी उठानी पड़ती है। तो भाषा में लाक्षणिकता इनकी जो है एक कमी के रूप में भी नजर आया। तो ये थी छायावाद की सीमाएं। अतिकल्पनावादी, पलायनवादी काव्य, सीमित विषय परिधि, अति रहस्यवाद, सामाजिकता की अवहेलना, भाषा में लाक्षणिकता। शुक्ल जी ने कल्पना की प्रधानता और रहस्यवाद के कारण छायावादी काव्य को अच्छा काव्य स्वीकार नहीं किया। तो ये थी छायावाद की सीमाएं, कमियां। इसके बाद हम देखते हैं छायावाद के अंतर्गत ही जो काव्य धाराएं हैं, उनमें है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। जिस समय छायावादी कवि कल्पना और स्वानुभूति, आत्मानुभूति, व्यक्तिगता की कविताएं लिख रहे थे, उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर देशभक्ति की कविताएं भी लिखी जा रही थी, उस क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा था। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नाम हैं, उनके अंतर्गत आते हैं सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन आदि। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के ये छोटे भाई थे और इनकी रचनाएं हैं मोरे विजय, अनाथ, विषाद, दुर्वादल, बापू आदि। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं हैं हिमतरंगिनी, हिमकिरीटिनी, समर्पण, माता, युगचरण आदि। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राजनीति में सक्रिय रहे। रचनाएं हैं इनकी कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान इनके काव्य संग्रह है मुकुल, त्रिधारा, और मुकुल के अंतर ही आती है एक प्रसिद्ध कविता जो आपने पढ़ी होगी, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये काव्य की जो पंक्तियां हैं, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये इनके काव्य संग्रह मुकुल में संग्रहित है।
इसी परंपरा में, इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। ये दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए और इन्हें आग और हुंकार का कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना अत्यंत प्रभावशाली रूप में नजर आई और इनका काव्य है रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र आदि। अगला नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, जीवन के कान, प्रसिद्ध कविता मेरा देश चल रहा है कोई नहीं बुझाने वाला। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत इनका काव्य है। तो ये थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। छायावादी काव्य में ही कल्पना, स्वानुभूति के साथ साथ एक अलग धारा भी चली जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जिसे नाम दिया गया। तो उनके कवियों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें थे सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी आदि ये नाम थे। इसके बाद हम देखते हैं हालावाद। हालावाद प्रेम और मस्ती का काव्य है। हालावाद का आगमन जो है फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ। तो हालावाद जो है फारसी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी के साहित्य में आया है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावादी काव्य को प्रेम और मस्ती का काव्य कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन का हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। इन्हें आत्मानुभूति का कवि कहा जाता है। जन्म हुआ 1907, इलाहाबाद, मृत्यु 2003 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं, अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। साहित्य के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान है और इनका प्रथम जो रचना है वो है तेरा हार। अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत आदि ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम इसी श्रृंखला में हालावादी काव्य में आता है भगवती चरण वर्मा का। इनकी रचना है मधुकर्ण। नरेंद्र शर्मा, इनके बारे में देखिए तो ये हैं सहज सरल कविता के पक्षधर और इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन आदि। ये नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। तो ये हमने पढ़ा हालावादी काव्य, प्रेम और मस्ती का काव्य, जिसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन और हरिवंश राय बच्चन अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता। और इसी के साथ हालावादी कवियों में भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि ये कवि छायावादी कवि के रूप में हैं। इनका परिचय देखा हमने। अब हम आगे देखते हैं इसी छायावाद के अंतर्गत जो काव्यधाराएं आती हैं उसमें छायावाद में हास्य व्यंग्य है। हास्य व्यंग्य भी कुछ रूप में छायावादी काव्य में नजर आया। तो इसके अंतर्गत नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य का। इनकी रचना है हास्य व्यंग्य से संबंधित चोखे चौपदे, चुपता चौपदे। चोखे चौपदे और चुपते चौपदे हास्य व्यंग्य से संबंधित अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। चतुर्भुज चतुरेश का हास्य व्यंग्य से संबंधित काव्य है हंसी का फव्वारा। हरिशंकर व्यास, इनका हास्य व्यंग्य से संबंधित काव्य है पिंजरापोल और चिड़ियाघर। अयोध्या सिंह उपाध्याय, चतुर्भुज चतुरेश, हरिशंकर व्यास ये छायावादी हास्य व्यंग्य काव्य के कवि हैं। तो ये था हमारा आज का विषय जिसमें हमने पढ़ा छायावाद की प्रवृत्तियाँ, छायावाद की विशेषताएं, छायावाद के अंतर्गत जो धाराएं आई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, हालावाद और हास्य व्यंग्य का काव्य। धन्यवाद।